नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे गलता लोहा, जो एक कहानी है शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। गलता लोहा मतलब इसमें एक बच्चा है मोहन, जो ब्राह्मण जाति का मेधावी छात्र है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो लखनऊ शहर में जाता है। यहाँ पर जो है इसके बारे में जो एक यहाँ पर जो मास्टर त्रिलोक सिंह है, जो मोहन के अध्यापक हैं, जब तक वो उनके पास पढ़े, यानी प्राइमरी स्कूल उनके गांव में था और प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा उन्होंने गांव से ही प्राप्त की, तो बहुत ही इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं वो मोहन उनमें से एक था। मतलब उनमें से क्या, मतलब मोहन ही पूरी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा था। तो जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी हैं वो हमेशा कहते थे कि मोहन जो है पढ़ लिख कर के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मतलब बच्चे के पैर जो है पालने में ही नज़र आ जाते हैं, तो इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह जी उनके बारे में बताते थे। लेकिन कहानी ने जो है कोई और ही मोड़ लिया। जब प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा मोहन ने प्राप्त कर ली, उसके पश्चात वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ गया। उन्हीं के जो गांव का जो लड़का है वो उसको अपने साथ ले गया और वहाँ पर उसको स्कूल में दाखिला ना करा करके उसको घर का काम करवाया उससे, और किसी फैक्ट्री में उसको जो है काम सिखाने के लिए, लोहे वाली जो फैक्ट्री है मतलब उसमें काम सीखने के लिए उसको भेज दिया। तो इस तरह से जो है मोहन का यहाँ पर जो है उसकी जो लक्ष्य है वो अलग हो गया। लक्ष्य से वो मतलब उसको भटका दिया गया। वो खुद नहीं भटका है, लेकिन लक्ष्य से जो उसके गांव का लड़का उसको शहर में ले गया था, तो उसने उसको भटका दिया। रमेश है उसका नाम, रमेश जो उसको ले गया था। तो इसमें जो मोहन है एक इसमें धनराम है, जो लोहार जाति का बच्चा है, जो मोहन का ही सहपाठी है लेकिन पढ़ने में कमज़ोर है। उसने अपने पिता का जो व्यवसाय है वही अपना लिया था, क्योंकि लोहार था तो लोहे का काम ही उसने करना था। और जो वंशीधर है वो यहाँ पर मोहन के पिता हैं और गांव में पुरोहित का काम करते हैं। और मोहन के बड़ा होने पर उनका अधिकारी बनने की आशा भी वो रखते हैं। तो इस तरह से जो है ये मोहन के माध्यम से, धनराम के माध्यम से, रमेश के माध्यम से, मास्टर त्रिलोक सिंह के माध्यम से एक जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे के स्थान पर मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे आदि को चित्रित किया गया यहाँ पर। तो इसमें शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी जो गलता लोहा में बेमानी हुए जातीय अभिमान मोहन जो है वो गौर वर्ण का था, ब्राह्मण जाति का था और उसको जो है पुरोहिताई ही करनी थी। तो ऐसा ना करके वो लोहे का काम करने लगा। तो इसमें जो है जातीय अभिमानी, जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे के स्थान पर मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे आदि को चित्रित किया गया है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो मोहन हैं, जो ब्राह्मण जाति के मेधावी बालक हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ में जाते हैं, परंतु वहाँ वह घर की जो महिलाओं के घरेलू कामों में सहायता करते करते औसत दर्जे का विद्यार्थी बन जाता है। औसत दर्जे का ही नहीं, जो मीडियम बच्चे होते हैं, और अंततः किसी फैक्ट्री में मजदूर बन जाता है। धनराम लोहार जाति का बालक है और जो मोहन का सहपाठी है और उसके पिता का व्यवसाय उसने अपना लिया। इसमें जो है वंशीधर है, वंशीधर मोहन के पिता हैं, गांव में पुरोहिताई का काम करते हैं और मोहन के बड़ा अधिकारी बनने की आशा रखते हैं। रमेश वंशीधर की बिरादरी का एक संपन्न युवक जो लखनऊ में रहता है, वह एक महीने को पढ़ाने के नाम पर वह मोहन को पढ़ाने के नाम पर क्या करता है, उसको अपने साथ ले जाता है और उससे घरेलू नौकर की तरह काम करवाता है। और मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन तथा धनराम के विद्यालय का शिक्षक है, जो मोहन के बारे में बड़ा आदमी बनने की भविष्यवाणी करता रहता है। तो ये इसमें जो है पात्र दिए हुए हैं। अब हम करेंगे इस कहानी का सार।
लखनऊ शहर से लौटे मोहन को पिछले 3-4 दिनों में शिल्पकार टोले से आती यह आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो निहाइल यानी लोहे का जो ठोस टुकड़ा होता है जिस पर गर्म लोहे को रखकर हथौड़े से पीटा जाता है। रखे लाल गर्म लोहे पर हथौड़ा पड़ने, ठंडे लोहे पर लगती चोट आदि के कारण उत्पन्न हो रही थी। वह इस प्रकार की आवाज़ से भली भांति परिचित था। कौन? मोहन, क्योंकि मोहन ने भी जो है फैक्ट्री में क्या काम किया था? लोहे का काम किया था। और जहाँ से लोहे की आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ से ये भली भांति परिचित हो गया था। उसके पिता बंसीधर पुरोहिताई का काम करते करते बूढ़े हो चुके थे। उनका शरीर अब जर्जर हो चुका था, जर्जर यानी बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। वह आज सुबह ही मोहन से कह चुके थे कि गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना, परंतु 2 मील की चढ़ाई अब मुझसे चढ़ी नहीं जाती। अब बूढ़े हो चुके थे और 2 मील की चढ़ाई वो नहीं चढ़ सकते थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मोहन उनका अभिप्राय समझ रहा था कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा यानी मोहन अब पुरोहिताई का काम सीख ले, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता के भार को कम करने के लिए वह लंबे बेंट और हंसुए को लेकर खेत की ओर निकला। हंसुए यानी जैसे कस्सी टाइप होता है, उसको लेकर के, ताकि खेत के किनारे उगी झाड़ियों को काट दे, परंतु उससे हंसुए की धार कुंद प्रतीत हुई और इसलिए वह शिल्पकार टोले से आती आवाज़ को सुनकर उधर ही चल पड़ा। वहाँ उसके बचपन का साथी और सहपाठी धनराम लोहार का काम कर रहा था। अब यहाँ पे कुंद प्रतीत यानी जैसे जो काम नहीं करती जो चीज़, उसको कुंद बोलते हैं। तो उसको जो है पहना करवाने के लिए वह धनराम के पास गया। मोहन उसकी दुकान में भट्टी से दूर एक कनिस्तर पर बैठ गया। कनिस्तर यानी जो टीना सा होता है, उसको कनिस्तर पर बैठ गया। उसने पूछा कि क्या मास्टर त्रिलोक सिंह गुजर चुके हैं? मास्टर का नाम आते ही दोनों युवक अपने बचपन की घटनाओं में खो गए। उन्हें याद आया कि मास्टर त्रिलोक सिंह सबसे पहले गोपाल सिंह की दुकान पर हुक्का पीने जाते। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो मास्टर हैं वो किसकी दुकान पर हुक्का पीने जाते थे। फिर वहाँ से स्कूल में आते, उन्हें आते देख सभी बच्चे सहम यानी डर जाते थे। उनका पहला प्रश्न होता कि क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? वे जानते थे कि प्रार्थना करते समय बच्चों की आवाज़ गोपाल सिंह की दुकान तक सुनाई देती है। फिर वे अपने प्रिय शिष्य मोहन के बारे में पूछते, क्योंकि वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना करवाता था। उन्होंने मोहन से बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। वह उन सवालों के भी जवाब दे देता था जिन्हें अन्य छात्र कठिन मानते थे। उत्तर न देने वाले बालक को दंड देने का काम भी वे मोहन को ही देते थे। धनराम भी उसका सहपाठी था और वह भी उसके हाथों कई बार दंड पा चुका था। चूँकि वह लोहार जाति से संबंधित रखता था और मोहन ब्राह्मण जाति से संबंधित था, इसलिए उसके मन में बचपन से ही जातिगत हीनता की बात बैठ गई थी। उसे भी मास्टर त्रिलोक सिंह की इस बात पर पूरा विश्वास था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन मास्टर जी ने धनराम को 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा। गलत पहाड़ा सुनाने पर मास्टर जी ने उसकी पिंडलियों पर बेंत मारी जो टूट गई। उन्होंने उसे अपने लिए एक नई टहनी यानी बेंत जो डंडा होता है उसको लाने का आदेश दिया। मास्टर जी का यह नियम था कि सजा पाने वाले को अपनी पिटाई का सामान स्वयं ही लाना पड़ता था। बार बार प्रयास करने के बाद भी धनराम 13 का सही पहाड़ा नहीं सुना सका। तब मास्टर जी ने कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसे विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। यानी तेरे दिमाग में लोहा यानी लोहे का काम करता है सारा दिन, तो लोहे की बातें याद रहेंगी,
तो विद्या कहाँ से आएगी जब विद्या के बारे में कभी तुम सोचते ही नहीं हो। इन तुम्हारे जो दिमाग को जंग लग चुका है। उन्होंने 5-6 दरातियाँ निकाल कर उसे दी और उन पर धार लगाकर लाने के लिए कहा। धनराम के पिता गंगाराम ने, अब धनराम के पिता का नाम क्या है, गंगाराम ने उसे आरंभ से ही धोकने फूकने सान लगाने के कामों में लगा लिया था। यानी जो काम उसके पिताजी करते थे बचपन से ही धनराम को अपने साथ काम में लगा लिया था। यहाँ वह जब भी गलती करता उसके पिता हाथ में पकड़ी चीज़ को उस पर फेंक कर मार देते। एक दिन गंगाराम की मृत्यु हो गई और धनराम ने पढ़ाई छोड़कर उनका काम धंधा संभाल लिया। अब लोग गंगाराम के ऑफर यानी दुकान को धनराम का ऑफर कहने लग गए। प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। वंशीधर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगा। वे जानते थे कि पुरोहिताई के काम से परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिल सकता, परंतु आगे की पढ़ाई के लिए जिस स्कूल में मोहन जाता था वह गांव से 4 मील दूर था। यानी प्राइमरी स्कूल की विद्या प्राप्त करने के बाद दूसरे स्कूल में जाता और जो कि 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई थी और रास्ते में बरसाती नदी पड़ती थी। बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता था। वे घर लौटे थके हारे मोहन को पुराणों की कहानियाँ सुनाकर उसका उत्साह बढ़ाते। वर्षा ऋतु में मोहन को नदी पार एक घर में ठिकाना मिल गया। एक दिन छुट्टी के पहले नदी का पानी उतार पर था। वह घर आने के लिए नदी पार कर रहा था कि अचानक नदी में पानी आ गया। वह किसी तरह घर पहुंचा, परंतु वंशीधर बाबू अब उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे। पानी जो है वो कभी भी आ सकता है। अब मान लो अगर मोहन नदी के बीच में है और पानी का बहाव जो है बहुत तेज़ हो जाए तो जो है उसकी सुरक्षा की जो चिंता उसको सताने लगी थी। उनकी बिरादरी का एक संपन्न युवक रमेश जब छुट्टियों में लखनऊ से गांव आया तब वंशीधर यानी मोहन के पिता हैं, मोहन की पढ़ाई के बारे में अपनी चिंता प्रकट की। वह मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने व उसे वहां पढ़ाने के लिए सहमत हो गया। वंशीधर को लगा कि रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब मोहन रमेश के साथ लखनऊ आ गया और यहाँ घर की दोनों औरतों के साथ साथ मोहल्ले की औरतें भी उसे बाजार के सामान लाने के लिए भेज देती। रमेश भी अपने मित्रों के सामने उससे घरेलू नौकर की तरह ही व्यवहार करता था। उसने निकट के साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। जब भी रमेश या परिवार का कोई सदस्य गांव जाता तभी मोहन उसके साथ गांव में पिता से मिलने आ पाता था। उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और पिता को वास्तविक स्थिति बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। यानी पिता तो ये चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर के कोई ऑफिसर बने, लेकिन उसको क्या बना दिया रमेश ने, उसको एक नौकरी बना दिया था। लेकिन जो मोहन है उसने अपने पिता को इस बारे में कभी भी नहीं बताया क्योंकि वो उसको दुखी नहीं देखना चाहता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों के बाद जब वह लखनऊ पहुंचा तब उसे लगा कि रमेश व उसके परिवार वाले उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। अब वह तकनीकी स्कूल में जाकर काम सीखने लगा। तकनीकी यानी जो टेक्निकल होता है जहाँ पर काम सिखाए जाते हैं। 1.5-2 साल बाद वह काम की तलाश में फैक्ट्रियों कारखानों के चक्कर काटने लगा। जब वंशीधर को वास्तविकता का पता चला तब उन्हें बहुत दुख हुआ। वंशीधर को जब यह पता लगा कि मेरा जो बेटा है वो पढ़ाई ना करके कहीं फैक्ट्री में काम करता तो बहुत दुख हुआ। उसका सपना टूट चुका था, परंतु वे इस सच्चाई को लोगों से छिपाते रहे। अब जैसे ऊंची जाति के हैं ये काम, जैसे ये है कि ब्राह्मण का काम जो लोहा गलाना या लोहे का काम करना जो एक ब्राह्मण का काम नहीं मानते, मतलब इसको तुच्छ काम मानते थे और छोटी जाति के लोग ये काम करते हैं, भाई हम तो उच्च जाति के हैं। तो यहाँ पर जो है जातिगत भेदभाव भी यहाँ पर वर्णन किया लेखक ने। तो छिपाते थे भाई ये जो है ये तो पढ़ के आया है, नौकरी कर रहा है, मतलब ऐसे जो है झूठ बोलते थे।
एक दिन धनराम के पूछने पर उन्होंने बताया कि मोहन सेक्रेटरिएट में नौकरी कर रहा है। मतलब झूठ बोल दिया, अभी सेक्रेटरिएट में काम कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, ये झूठ बोला उनके पिता ने। और जल्दी ही वह विभागीय परीक्षा देकर बड़े पद पर पहुंच जाएगा। उनके कानों में धनराम के ये शब्द बहुत देर तक कचोटते रहे। मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम बहुत देर तक मास्टर त्रिलोक सिंह व अपने अपने जीवन के प्रसंगों पर बात करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए की धार दोबारा गढ़ दी और उसे लौटाते हुए कहा कि यदि पंडित जी किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह वहीं धनराम के पास बैठा रहा। क्योंकि मोहन उच्च जाति का युवक था, अतः अपने से निम्न जाति के युवक के साथ इस तरह उसका बैठना धनराम को अजीब सा लग रहा था। अभी गांव में था, अभी गांव में जो है एक उच्च जाति का और निम्न जाति का मतलब आपस में कोई संपर्क नहीं था, मतलब खड़े खड़े ही काम करवा लेना, अभी बैठना नहीं। लेकिन मोहन वहीं बैठा था तो धनराम को बड़ा अजीब सा लग रहा था, अभी यहाँ क्यों बैठा हुआ है। परंतु स्पष्ट रूप से उसने कुछ नहीं कहा और वह लोहे की मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने का प्रयास करता रहा। वह उस छड़ को सही ढंग से गोल नहीं कर पा रहा था। मोहन ने संकोच त्याग कर दूसरी पकड़ से छड़ को स्थिर किया और उसका लोहा हथौड़ा लेकर उसे गोलाई में मोड़ दिया। इतनी तेजी से उसे यह काम करते देख धनराम चकित रह गया। उसे उसकी कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि पुरोहित खानदान के युवक को निम्न जाति का कार्य करते देखकर आश्चर्य हुआ। उधर मोहन संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को देख कर रहा था। मोहन ने जो काम किया था भाई इसमें कोई गलती नहीं है, उसको बड़े संतोषपूर्वक ढंग से देख रहा था, संतोषपूर्ण ढंग से वो देख रहा था। और जो धनराम है उसको बड़ा ही जो है अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ उसका काम देख करके। उसने अपनी ओर धनराम को अपनी निपुणता की स्वीकृति भरी आंखों से देखते पाया। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक यानी जो बनाने वाला, सर्जन, भाई किसी बिगड़े हुए काम को ठीक करना, जिससे न स्पर्धा का भाव था और न ही हार जीत का भाव था। यानी एक संतुष्टि थी मोहन की आंखों में। भाई ये नहीं कि भाई जो है मैं कोई मुकाबला कर रहा हूँ यहाँ पर धनराम के साथ काम करने में। एक जो है एक संतोष था, एक निर्माणकर्ता का जो है एक चमक थी उनकी आंखों में। तो आपको इस पाठ का सार समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।